प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे अध्ययन करते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन सी दो पद्धतियाँ हैं जिनके आधार पर इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसमें मूल रूप से दो पद्धतियाँ जानी जाती हैं। पहली पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम, और दूसरी है सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम। आइए हम विस्तार से इन दोनों प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्रियान्वयन इन्हीं दो रूपों में किया जाता है, और इन दोनों रूपों में विशेष रूप से जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो पहला रूप है, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश जो महत्वपूर्ण चुनाव हैं दुनिया में वो इनके माध्यम से किए जाते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन भी इसी विधि से किया जाता है। इस विधि को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसकी गणना की प्रक्रिया, इसके कोटा निकालने की अर्थात निर्धारित मत जिनके आधार पर कोई उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है, उसको जानने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। गणना की पूरी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। जिस प्रकार मतों का हस्तांतरण होता है प्राथमिकताओं के आधार पर, वो प्रक्रिया समझना बहुत आवश्यक है, और एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज इस लेक्चर में हम इस प्रणाली पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। इस प्रणाली को 1851 में एक विद्वान थे जिनका नाम था टॉमस हेयर, उन्होंने विकसित किया था। इसलिए इस प्रणाली को कई बार हेयर सिस्टम भी कह देते हैं। परीक्षा में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि हेयर सिस्टम को परिभाषित कीजिए, तो उसमें आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसको विस्तार से बताना होगा। इस प्रणाली के अनुसार देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम 3 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों को चुना जाता है। इस पद्धति में मतदाता को एक बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसकी बाईं तरफ उम्मीदवारों के नाम होते हैं और प्रतीक चिन्ह होते हैं, और उसके बाद दाईं ओर खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान पर मतदाता को 1, 2, 3, 4 आदि संख्या लिखकर अपनी प्राथमिकताएं, अपनी पसंद, अपनी वरीयताएं अंकित करनी होती हैं। अब यहाँ गणना की प्रक्रिया यहीं से जटिल शुरू होती है। जब गणना करते हैं उस समय प्रथम वरीयता के कितने मत पड़े, उसके बाद द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती कब होगी, तृतीय की कब होगी, उन सारी गणनाओं को समझना आवश्यक है। यह मतदाता की इच्छा होती है वह किसी खाने को भरे या खाली छोड़े। मतों की गणना करने से पहले इसमें सभी अवैध जो मत हैं उनको निकाल दिया जाता है, और केवल वैध मतों की गिनती की जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार को केवल उतने ही मत देने होते हैं जितने उम्मीदवार उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, और मतदान का तरीका भी अलग हटकर है। इसमें मतदाता को अपनी पसंद या वरीयता के आधार पर मतदान करना होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि ये मतपत्र है जिसमें बाईं ओर उम्मीदवार के नाम लिखे हुए हैं। सपोज करो कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और उम्मीदवार सी, और मत देने के लिए मतदाता अपनी वरीयता अंकित करेगा। वरीयताओं से आशय है मतदाता अपनी पसंद अंकित करेगा, अर्थात सबसे अधिक वो किस मतदाता को चुनाव जिताना चाहता है। जैसे इस मतपत्र में बी के सामने 1 लिखा हुआ है, अर्थात वो ये चाहता है कि बी जो मतदाता जो उम्मीदवार है वो उसकी प्रथम वरीयता का प्रथम पसंद का है, तो वहाँ उसके सामने 1 लिख देगा। सी जो उम्मीदवार है उसके सामने 2 लिखे हुए हैं, तो वो जानता है कि अगर बी अगर चुनाव नहीं जीतता है तो सेकंड जो वरीयता है उसकी, सेकंड जो पसंद है उसके सामने 2 लिख दिए, और एक वो चाहता है कि तीसरे नंबर पे है तो उसके सामने 3 लिख दिए। इस प्रकार जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं उन उम्मीदवारों के सामने अपनी पसंद वरीयता क्रम के आधार पर वो अंकित कर देगा। उसके बाद फिर गिनती में जिस उम्मीदवार को निश्चित मत या कोटा प्राप्त हो जाता है वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि कोटा का निर्धारण कैसे हो। उसके लिए 2 फॉर्मूले प्रचलित हैं। पहला फॉर्मूला है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनकी संख्या क्या है, और उसका भाग दिया जाता है कि उन उम्मीदवारों को उस मतदान प्रक्रिया में कितने मत मिले।
तो कुल मतों की संख्या डिवाइडेड बाई कितने संख्या या कितने उम्मीदवार खड़े हुए और उसका जो रिजल्ट आता है उतने निर्धारित कोटे का मत यदि किसी उम्मीदवार को मिलते हैं तो वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर ये फॉर्मूले का प्रयोग कम होता है। सबसे अधिक फॉर्मूला जो कोटा निर्धारित करने के लिए निकाला जाता है वो ये फॉर्मूला है। इसमें आपने देखा है कि इसमें ये देखा जाता है कि कुल उम्मीदवार कितने खड़े हो रहे हैं, वही पहली वाली बात, उसके साथ एक जोड़ दिया जाता है। तो कुल स्थानों की संख्या +1 और इसको डिवाइड किया जाता है किससे, कुल मतों की संख्या, अर्थात सारे उम्मीदवारों को कितने मत मिले हैं उसको भाग दे दिया और ओवरऑल फिर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक निर्धारित कोटा होता है। उदाहरण के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से 10,000 मतदाताओं ने मतदान किया है। कुल मतों की संख्या कितनी है, वैध मतों की संख्या 10,000 और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 3 हो। तो किसी प्रतिनिधि को निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितना मत या उसका निर्धारित कोटा क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 10,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 स्थान है, 3 उम्मीदवार खड़े हुए +1, उसके बाद ओवरऑल +1। तो इसको हम रिजल्ट निकालेंगे तो 2501 मतलब 2501 मत प्राप्त होते हैं। अर्थात जब किसी उम्मीदवार को प्रथम गणना के दौरान यदि ये निर्धारित कोटा 2501 प्राप्त हो जाता है तो उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है। लेकिन सिंगल ट्रांसफर एकल संक्रमणीय मत तो एक है, मतपत्र तो एक है, लेकिन यदि निर्धारित कोटा नहीं मिलता है तो उसके जो अन्य मत हैं वो दूसरे उम्मीदवार को वरीयताओं के क्रम के आधार पर ट्रांसफर होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। इसलिए इसका नाम लिखा गया है एकल संक्रमणीय, संक्रमणित होते हैं मतलब ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर बोर्ड सिस्टम। यही हेयर सूत्र है, क्योंकि ये सूत्र थॉमस हेयर ने इजाद किया था। आज यही अधिक प्रचलित है। का जो सूत्र पहले ऊपर जो सूत्र बताया था वो कम ही अपनाया जाता है। हेयर सूत्र में मतों की गणना करते समय एक विशेष विधि का प्रयोग होता है। इसका आधार वरीयता के अनुसार मतों का प्रतिनिधि से दूसरे प्रतिनिधि का संक्रमण, ट्रांसफर है, जो मैंने अभी चर्चा की। पहले तो प्रथम वरीयता की मतों की गिनती होती है। यदि कोई उम्मीदवार पहले राउंड में ही, गिनती के राउंड में यदि निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है तो वो प्रथम वरीयता के आधार पर यदि मत प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली गिनती में, पहले राउंड में, गणना चक्र में यदि निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो उस क्रम में जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में सबसे कम मत मिलते हैं वह निर्वाचन की दौड़ से बाहर हो जाता है। यहाँ आप समझने का प्रयास करो कि पहली जो वरीयता की गिनती होती है उस वरीयता में सबसे पहले तीनों उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मत गिने जाते हैं। ए को प्रथम वरीयता में कितने मिले, बी को प्रथम वरीयता में कितने मिले और सी को प्रथम वरीयता में कितने मिले। यदि प्रथम वरीयता में किसी भी एक सदस्य को, उम्मीदवार को निर्धारित कोटा 2501 प्राप्त हो जाता है तो विजयी घोषित हो गया। पर मानो किसी को भी पहली गणना में 2501 जो निर्धारित कोटा है वो प्राप्त नहीं हुआ तो इस प्रथम वरीयता में जिस उम्मीदवार को, जिन उम्मीदवारों को सबसे कम वोट मिले होते हैं प्रथम वरीयता के, वो दौड़ से बाहर हो जाता है। सपोज करो कि ए को सबसे कम वोट मिले हैं प्रथम वरीयता में तो वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। उस ए के मतपत्रों में द्वितीय चॉइस, सेकंड वरीयता जिनको दी गई है वो मतपत्र इन ए के बाद बी और सी जो उम्मीदवार रह गए उनको हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और सेकंड राउंड की गिनती की जाती है। तो आपने देखा होगा कि जिन उम्मीदवार को द्वितीय वरीयता प्राप्त हुई है उनको जोड़ते हुए उन्हें गणना की जाती है और इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो जाए और संबंधित उम्मीदवार को विजयी घोषित नहीं किया जाए। शेष मत जो प्रथम पसंद के रूप में उसे प्राप्त थे उसका परिणाम घोषित होते ही ये दूसरी पसंद के उम्मीदवार को संक्रमित हो जाते हैं और उनको निश्चित मत संख्या पर ले जाकर निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक आवश्यक प्रतिनिधियों को निर्वाचित न कर लिया जाए। भारत में राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी इसी आधार पर होता है। आपने देखा होगा कि 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वितीय वरीयता क्रम में बहुमत प्राप्त करके ही राष्ट्रपति बने थे। अब आप आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव आपने शुरुआत से पढ़ा होगा, हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की राजनीति पर पड़ने वाले जो अच्छे प्रभाव हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतना चर्चित पद्धति है जो दुनिया में काफ़ी अपनाई जाती है।
तो इसके गुणों की चर्चा यदि करें तो सबसे पहला गुण है इसका कि जनता को इस पद्धति के आधार पर राजनीतिक शिक्षा मिलती है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलती है। क्योंकि जब व्यक्ति या मतदाता जब वोट देने जाता है तो उसे उम्मीदवारों की अच्छाइयों, उसकी मेरिट्स पर ध्यान में रखना होता है और वो देखता है कि कौन सा उम्मीदवार अधिक अच्छा है तुलनात्मक रूप से, तभी वो अपनी वरीयताओं को उसमें अंकित कर पाता है। क्योंकि वो उम्मीदवारों के बैकग्राउंड को देखेगा, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड देखेगा, उसका सामाजिक बैकग्राउंड देखेगा, उनकी योग्यता देखेगा। तो इन सारी आधारों पर मतदाता को एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इसलिए ये आनुपातिक प्रवर्तन प्रणाली का जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये अपने आप में एक अच्छी है और इसलिए क्योंकि इससे पॉलिटिकल ट्रेनिंग, पॉलिटिकल एजुकेशन जनता को, मतदाता को मिलती है। दूसरा जो इसका गुण है वो है कि किसी भी उम्मीदवार, किसी भी मतदाता का मत बेकार नहीं जाता, मत वेस्ट नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी उम्मीदवार का, किसी न किसी मतदाता की कोई ना कोई पसंद उस विजयी उम्मीदवार में होती है। सपोज करो कोई मतदाता विजयी घोषित हो गया, लेकिन मैंने उसको प्रथम वरीयता में मत नहीं दिया, मैं मतदाता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैंने उसको तृतीय वरीयता में रखा हो, तो कहीं ना कहीं मेरी पसंद भले ही वो प्रथम वरीयता की नहीं हो, भले ही वो तृतीय, चतुर्थ, पंचम वरीयता की रही हो, तो कहीं ना कहीं मेरी पसंद, मेरा मत वहाँ प्रयोग में आया है। इसलिए किसी भी मतदाता का मत बेकार नहीं जाता। तीसरा गुण है कि मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चयन करने की स्वतंत्रता रहती है या उसके पास विकल्प खुले रहते हैं। यदि आपके पास दो ही उम्मीदवार हैं तो आपको भला बुरा क्या देखना, दो में से एक को चुनना है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक लंबी लिस्ट, काफ़ी उम्मीदवार उसके सामने होते हैं और उसको अपनी विकल्प, अपनी चॉइस उसमें भरनी होती हैं, अपनी वरीयता, अपनी पसंद भरनी होती हैं। इसलिए सिलेक्शन का जो विकल्प है वो काफ़ी खुला होता है, मतदाता को मत देते समय अधिक स्वतंत्रता होती है। चौथा गुण है दलों का महत्व घट जाता है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार जब पसंद निर्धारित करता है तो वहाँ वो उम्मीदवार की योग्यता देखता है, दल की योग्यता नहीं देखता। वो मतदान करते समय आमतौर पर ये दिखता है कि इस लिस्ट में कौन से उम्मीदवार अधिक योग्य हैं, कौन से उसके बाद कम है, कौन से उसके बाद कम है। इस प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में वो अपनी पसंद के आधार पर अपनी वरीयताओं को अंकित करता है। तो तुलनात्मक रूप से जो दलगत जो भावना है या दलों का जो महत्व है वो इसमें कम हो जाता है। और एक खास बात है कि इस प्रणाली के द्वारा अल्पमत को, माइनॉरिटीज़ को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अर्थात आप जानते हो कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है और आम चुनाव में यदि किसी बहुमत वाले वर्ग ने यदि किसी एक उम्मीदवार को, अपनी जाति, भाषा, धर्म के समर्थक को यदि उम्मीदवार को वोट दे दी तो चुनाव जीत जाता है। अल्पमत का तो कभी कोई उम्मीदवार चुनाव में जीत के जा ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रणाली के द्वारा यदि सारे अल्पमत, माइनॉरिटीज वाले जो मतदाता हैं वो प्रथम वरीयता सारी एक ही उम्मीदवार को दे दें, जिनको वो माइनॉरिटी का उम्मीदवार है, जिसको वो चुनाव जिताना चाहते हैं, तो प्रथम वरीयता की पसंद के आधार पर संभावना है कि वो चुनाव जीत जाए और उनका प्रतिनिधित्व विधानमंडलों में करे। तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली के द्वारा अल्पमत को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। परंतु ऐसा नहीं है कि इस प्रणाली में या इस प्रणाली का राजनीति पर अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं। इसके द्वारा राजनीति पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, कुछ दोष भी हैं, हम उनकी भी चर्चा आइए यहाँ करते हैं। सबसे पहला दोष, ये तो हमने अच्छाइयों की बात की कि मेरिट्स का है, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष है कि इस पद्धति की गणना करना बहुत ही अधिक कठिन है। मैंने पूर्व में जब आपसे चर्चा की कि ये निर्धारित करना कि प्रथम वरीयता किसको दी जाए, द्वितीय किसको दी जाए, तृतीय किसको दी जाए, फिर निर्धारित मतों के आधार पर कोटा निर्धारित करना, कोटे की गिनती करना, फिर प्रथम वरीयता में यदि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है तो सबसे कम वोट जिसको मिलते हैं, जिस उम्मीदवार को प्रथम गणना में, उसके वोटों को हस्तांतरित करना, फिर गिनती करना, और ये क्रम जब तक चलता रहता है जब तक कि किसी उम्मीदवार को पूरा निर्धारित कोटा नहीं मिल जाए। तो ये जो गणना की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी जटिल है। दूसरा है विजयी प्रतिनिधि व मतदाताओं के बीच निकट का संबंध नहीं रहता। जब लंबे उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं और वो अपनी वरीयताएं देता है 1, 2, 3, 4, तो उन उम्मीदवारों का कई बार मतदाताओं से सीधा संबंध नहीं रहता। तो एक जो उस क्षेत्र के प्रति जो उम्मीदवारों की जो एक अपनापन, एक जो अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट इसमें नगण्य देखने को मिलता है। तीसरा, चुनाव का खर्चा भी बढ़ जाता है।
जब इतनी लंबी गणना होगी, गिनतियाँ होंगी, लंबी प्रोसेस होगी, कागजी कार्रवाई होगी काफ़ी, तो उसमें चुनाव का जो एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है और बाई इलेक्शन के लिए भी बेकार है। अल्पमत विचारधारा की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। क्यों? अल्पमत क्या वाले जो उम्मीदवार हैं, जो माइनॉरिटीज़ वाले हैं, वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एक माइनॉरिटी फीलिंग अपने मन में लाएंगे और प्रथम वरीयता अपनी जाति धर्म के समूह के वाले व्यक्ति को, उम्मीदवार को वोट दे देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक अल्पमत विचारधारा की प्रवृत्ति को बल मिलता है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता या अखंडता को कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा भी देखा गया है। तो इस प्रकार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के अपनी अच्छाइयाँ भी हैं और अपने दोष भी हैं। दोष हालांकि पॉलिटिकल एजुकेशन जब मतदाताओं को प्रदान की जाती है, शिक्षा का प्रसार होता है, तो अंततः वो खत्म हो जाती है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अधिक उचित प्रतीत होता है, क्यों? इसके द्वारा एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व समाज के सभी वर्गों को, सभी हितों को इसमें मिलता है। अब दूसरी जो प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वो है लिस्ट सिस्टम। ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि दुनिया में इसका चलन काफ़ी कम है। इस प्रणाली के अंतर्गत भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होती है। इसमें एक ही क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इनमें निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत ना होकर दलीय होता है। उम्मीदवार को जो वोट मिलते हैं वो दल के ही वोट होते हैं, किसी उम्मीदवार के नहीं होते। इसमें मतदाताओं को विशेष सूची में दिए गए उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार वोट देने को कहा जाता है। इसमें भी निर्वाचन अंक की गणना उपरोक्त विधि के आधार पर की जाती है, जैसा कि अभी पूर्व में बताया। तो लिस्ट सिस्टम की खास बात क्या है कि इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और उस क्षेत्र में वोट मतदाता को किसी एक उम्मीदवार को ना देकर किसी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी लिस्ट को देनी होती है। अर्थात सपोज करो कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 10 लोगों का चुनाव खड़ा होना है, 10 लोगों के स्थान है, तो कोई भी पार्टी अपने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट बना करके उस क्षेत्र में चुनाव के लिए लड़ाएगी। अब मतदाता को किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देना है, उस पूरी सूची को वोट देना है। सपोज करो ए पार्टी ने 10 उम्मीदवार उतार दिए, बी ने उतार दिए, सी ने उतार दिए, तो मतदाता किसी व्यक्ति विशेष को वोट ना दे करके पार्टी की उस पूरी सूची को वोट देता है ना। तो उदाहरण के लिए चुनाव में 3 दल जैसे ए, बी और सी को कुल मत 1 लाख प्राप्त हुए और निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या, जो प्रतिनिधियों की संख्या 10 रखी गई है। तो इसमें ए दल को 60,000, बी और सी को 20,000 वोट प्राप्त हुए। इस दृष्टि से अगर सूची में ए को 6 सदस्य मिलेंगे, बी और सी को 2-2 सदस्य मिलेंगे। यद्यपि यह प्रणाली बहुत सरल और सस्ती है, लेकिन बड़े देशों के लिए अव्यवहारिक भी है। इसमें दलीय प्रणाली के दोष उजागर होने लगते हैं और उम्मीदवार के ऊपर कठोर दलीय अनुशासन लागू रहने से उसकी स्वतंत्रता का ह्रास होने लगता है। लेकिन फिर भी ये बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में इसे अपनाया गया है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सूची प्रणाली में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची निकालता है, जो मैंने आपको बताया। इसमें भी मतदाता को उतने ही वोट देने होते हैं जितनी संख्या में उम्मीदवार निर्वाचन में खड़े होते हैं, कम से कम 3 उम्मीदवार। परंतु मतदाताओं को वोट किसी उम्मीदवार को ना देकर पूरी दल की सूची को देना होता है। यह प्रणाली अभी मैंने बताया आपको नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। इसमें भी उसी प्रकार कोटा निकाला जाता है जो तरीका मैंने आपको विस्तार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के संदर्भ में स्पष्ट किया था। इस प्रकार निश्चित कोटा के आधार पर जितने वोट एक राजनीतिक दल को मिलते हैं, सपोज करो मैंने बताया कि 1 लाख वैध मत पड़े और किसी पार्टी को 60,000 वोट मिले हैं, तो 1 लाख का 60,000 वोट मिलने का मतलब 10 सीटें हैं, तो उसको 6 उम्मीदवार उसके विजयी माने जाएंगे। तो जितने वोट एक राजनीतिक दल को मिलते हैं उसी अनुपात में उस दल के उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। हाँ, किसी भी दल के उम्मीदवारों की विजयी उम्मीदवारों की जो घोषणा है उस सूची के शीर्ष क्रम के आधार पर घोषित की जाती है। सपोज करो एक उम्मीदवार के, एक पार्टी के 10 उम्मीदवारों की लिस्ट है और उसके 6 उम्मीदवार विजयी घोषित हुए मतों की प्राप्ति के आधार पर, रेशो के आधार पर। तो वो 10 सूची में से ऊपर के जो 6 लोग हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 6 शीर्ष क्रम में, वो विजयी घोषित हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी लिस्ट सिस्टम के अंदर जब अपनी सूची बनाती है उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए,
तो उसके अधिक महत्वपूर्ण और योग्य जो उम्मीदवार हैं उनको वो क्रमशः ऊपर रखती है, जिससे कि रेशो के आधार पर गणना हो और जितने वोट मिलते हैं उसके आधार पर उसके जो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं वो विजयी घोषित किए जा सकें। इस प्रकार उक्त विवरण के आधार पर आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोनों रूप, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और लिस्ट प्रणाली स्पष्ट हुई होगी। आशा है ये विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।